साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। साथियों, इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के प्रैक्टिस सेट 7 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए साथियों, पहला प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, फलों का अध्ययन। देखिए फ्रूट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फ्रूट्स। तो फ्रूट्स का अध्ययन क्या होता है? पोमोलॉजी होता है। ठीक है, पोमोलॉजी। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, देखिए पराग कणों, पॉलिनेग्रेंस का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए पैलिनोलॉजी कहलाता है ना, पैलिनोलॉजी। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला है, ये कह रहे हैं वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, देखिए वार्षिक वलयों, एनुअल रिंग्स। ठीक है, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। ठीक है, देखिए तो ये कहलाता है आर्बोरिकल्चर। ठीक है, आर्बोरिकल्चर। ठीक है, आर्बोरिकल्चर क्या? खेती प्रबंधन और व्यक्तिगत पेड़ों, झाड़ियों, बेलों और अन्य बारहमासी जंगली पौधों का अध्ययन होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए अगला प्रश्न है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र, ठीक है, कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए दोस्तों, पादप विज्ञान की जो शाखा है इसमें फफूंद का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फफूंद क्या है? फफूंद या कवक है ना, इसको कवक भी कहते हैं। ठीक है, कवक भी कह सकते हैं। तो कवक, ठीक है, तो ये एक प्रकार के जीव होते हैं। ठीक है, जीव। तो ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से। ठीक है, ठीक है, ये संसार के प्रारंभ से ही जगत इस दुनिया में उपस्थित हैं। ठीक है, इनका सबसे बड़ा लाभ क्या है? देखिए इनका सबसे बड़ा लाभ, इनका संसार में अपमार्जक के रूप में कार्य करना है। ठीक है, अपमार्जक हैं ये सबसे ज़्यादा, अपमार्जक। ठीक है, देखिए दोस्तों, इनके द्वारा जगत में से कचरा हटा दिया जाता है ना, यानी अपमार्जक का मतलब क्या है? कचरा हटा देना। ठीक है, कचरा हटा देना। ठीक है, तो ये अपमार्जक होते हैं कवक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? ठीक है, देखिए एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? देखिए एग्रो फॉरेस्ट्री होता है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। ठीक है, देखिए फसलों के साथ साथ पेड़ों एवं झाड़ियों को समुचित प्रकार से लगाकर दोनों के लाभ प्राप्त करने को कृषि वानिकी यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, इसे हम क्या और कहते हैं? कृषि वानिकी। ठीक है, ठीक है, तो इसे कृषि वानिकी कहते हैं। इसमें कृषि और वानिकी की तकनीकों का मिश्रण करके विविधतापूर्ण, लाभप्रद, स्वस्थ एवं टिकाऊ भूमि उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे वृक्ष संवर्धन। ठीक है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? ठीक है, SSC में 99 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए तो वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन होता है? देखिए वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का। ठीक है, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का। ठीक है, देखिए आर्बोरिकल्चर, खेती प्रबंधन। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या आर्बोरिकल्चर ही है। वृक्ष संवर्धन को हम क्या कहते हैं? आर्बोरिकल्चर। ठीक है, आर्बोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं
संयोजन, ठीक है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। देखिए दोस्तों, इसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर, ठीक है, टिश्यू कल्चर कहते हैं। देखिए पौधों में टिश्यू कल्चर होता है, ठीक है, पौधों में, ठीक है, एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी भी पादप ऊतक जैसे जड़, तना, पुष्प आदि को निवर्जित परिस्थितियों में पोषक माध्यम पर उगाया जाता है, ठीक है। तो यह पूर्ण सशक्तता के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार देखिए पौधे की प्रत्येक कोशिका एक पूर्ण पौधे का निर्माण करने में सक्षम होती है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम एक पौधे को एक अनुकूलित वातावरण में, है ना, उसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं, उगाने की ये तकनीक है, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसकी बात हम करेंगे। देखिए साथियों यहाँ क्या है, देखिए फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर ये सही है, सब्जियों की खेती एग्रोनॉमी ये सही है, ठीक है, सॉरी फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ठीक है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी सही है, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर ये गलत है, ठीक है, ये सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहते, फलों की खेती को पोमोलॉजी हम कहते हैं, ठीक है, ये इसी का अध्ययन इसमें किया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, देखिए ओलेरी कल्चर सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, ओलेरी कल्चर बोलते हैं उसको, ओलेरी कल्चर एक्चुअली, ठीक है, ये है ओलेरी कल्चर सब्जियों के उत्पादन से संबंधित होती है। देखिए इसे किसान नकदी फसल के रूप में लेते हैं जो कि 2-3 महीने में पैदावार देने लग जाती है, ठीक है। इसमें भोजन के लिए अकाष्ठी पौधों की खेती से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अपुष्पी पादपों को रखा गया है। देखिए अपुष्पी पादप कौन से हैं अगर हम बात करें, हाँ देखिए साथियों, देखिए दोस्तों अपुष्पी पादप की बात करें तो क्रिप्टोगेम्स, फेनोरोगेम्स, ब्रायोफाइट्स या फिर टेरिडोफाइट्स। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, अपुष्पी पादप कौन कौन से होते हैं, देखिए क्रिप्टोगेम्स, ठीक है, क्रिप्टोगेम्स इसमें रखा गया है। देखिए क्रिप्टोगेम्स उन पादपों को कहते हैं जिनमें प्रजनन बीजाणुओं की सहायता से होता है, ठीक है। कुल मिला के मामला सबसे बड़ा क्या है, प्रजनन का है, ठीक है, प्रजनन जो है वो कैसे होता है, बीजाणुओं से। देखिए प्रजनन कैसे होता है, देखिए प्रजनन होता है बीजाणुओं से, ठीक है, स्पोर्स कहते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर, ठीक है, देखिए ग्रीक भाषा में क्रिप्टोज का अर्थ होता है गुप्त, ठीक है, तो ये है क्रिप्टोगेम्स पादपों में बीज उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, बीज उत्पन्न नहीं होता है इनमें, ठीक है, बीज उत्पन्न नहीं होता, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, पुष्पी पादपों को रखा गया है। अब देखिए दोस्तों पुष्पी पादपों की बात करें अगर हम, देखिए क्रिप्टोगेम्स में, फेनेरोगेम्स में, ब्रायोफाइट्स में या फिर टेरिडोफाइट्स में। देखिए साथियों पुष्पी पादपों को फेनेरोगेम्स में रखा गया है, ठीक है, फेनेरोगेम्स में। अब देखिए फेनेरोगेम्स के भ्रूण बीज के भीतर होता है, ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, जो भ्रूण है वो कहाँ होता है, बीज के भीतर होता है, ठीक है, तो ये है इसमें बीज होता है ना, इसमें पूर्ण रूप से विभेदित प्रजनन ऊतक उपस्थित होते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पुष्पी पादप फेनेरोगेम्स में और अपुष्पी पादप किस में है, क्रिप्टोगेम्स में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए वर्गीकरण की आधारीय इकाई है, ठीक है, देखिए वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है, देखिए वर्गीकरण की आधारीय इकाई है स्पीशीज, ठीक है। देखिए दोस्तों 24 नवंबर 1859, ठीक है, 24 नवंबर 1859
1959 को प्रकाशित चार्ल्स डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को विज्ञान में एक मौलिक वैज्ञानिक साहित्य और क्रम विकास संबंधी जीव विज्ञान की नींव रूप में माना जाता है। ठीक है, उसके आधार पर यह निश्चित किया गया है कि वर्गीकरण की आधार इकाई क्या है, स्पीसीज है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन का जो पुस्तक है ना, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, कौन सा है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए द्विनाम पद्धति में, यानी कि द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है, देखिए पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके। देखिए दोस्तों, इससे वंश और जाति का पता चलता है। ठीक है, द्विनाम पद्धति यानी कि बाइनोमियल नोमेनकल्चर बोलते हैं। ठीक है, तो जीवों और वनस्पति है ना, दोनों प्रकार के, इनके नामकरण की एक पद्धति है जिसे किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। ठीक है, लीनियस नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, इनके अनुसार दिए गए नाम के 2 अंग होते हैं जो क्रमशः जीव के वंश यानी जीनस और जाति स्पीसीज के द्योतक होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, देखिए प्याज है ना, प्याज एक सब्जी होती है। ठीक है, प्याज हम जानते हैं, अनियन बोलते हैं उसको, तो उसका नाम क्या है, देखिए एलियम सेपा। ठीक है, एलियम सेपा, ये इस तरह से। अब देखिए इसमें क्या है, एलियम वंश है और सेपा इसकी जाति है, स्पीसीज है। ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला है, देखिए हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स तो जलीय पौधे। ठीक है, इनको हम जलीय पौधा कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए जिन पौधों पर बीज बनते हैं और पुष्प नहीं लगते। ठीक है, देखिए जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, ये होते हैं अनावृत बीजी। ठीक है, अनावृत बीजी। ठीक है, इसको अनावृत बीजी कह सकते हैं या जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म। ठीक, नग्न बीज ऐसे इसको ये कहा जाता है। ठीक है, नग्न बीज। ऐसे पौधों और वृक्षों को कहा जाता है जिनके बीज फूलों में पनपने और फलों में बंद होने की बजाय छोटी टहनियों या शंकुओं में खुली अवस्था में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये करें, जीवाणु की खोज किसने की थी। देखिए दोस्तों, जीवाणु बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, ल्यूवेनहॉक। देखिए साथियों, जीवाणुओं को सबसे पहले एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1682 में देखा था। ठीक है, अब देखिए इन्होंने अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा और उन्हें सूक्ष्म जीव कहा। ठीक है, इसी कारण इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरिया साइंस। ठीक है, तो एरेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने 1829 में, किसने, एरेनबर्ग ने। ठीक है, एरेनबर्ग ने 1829 में इन्हें जीवाणु नाम दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये कह रहे हैं कि यहाँ पर, देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, देखिए जीवाणु स्वयं पोषी होते हैं, सभी जीवाणु नहीं, सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, ये भी सही नहीं है। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। ठीक है, ये बात सही है। सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ये भी सही नहीं है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। ठीक है, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ
स्वपोषी होते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए जीवाणुओं के पौधे जीवाणुओं के पौधे माना गया है क्योंकि, देखिए ये है क्योंकि इनके अंदर कठोर कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, ये है। चलिए आगे देखते हैं। जीवाणुओं को पौधे माना गया, ये एक्चुअली इस तरह से है क्वेश्चन, जीवाणुओं को पौधे। ठीक है, पौधों में क्या है, कठोर कोशिका भित्ति होती है। अगला है, देखिए जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। देखिए जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है, सूत्रकणिका। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये नहीं होता है। तो देखिए जीवाणु कोशिका में क्या है, जो जीवाणु कोशिका है ना उसमें डीएनए होता है। ठीक है, आरएनए होता है। ठीक है, और प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन, और साथ ही साथ क्या होता है, फास्फोलिपिड। ठीक है, फास्फोलिपिड भी होता है। ठीक, लेकिन क्या नहीं होता, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए ये कह रहे जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। देखिए दोस्तों, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्षण रूपी होती है। ठीक है, क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, इसका आकार कुछ मिलीमीटर तक होता है, एमएम में। ठीक है, एमएम में होता है। इनकी आकृति गोल या मुक्त चक्राकार से लेकर छड़ आदि आकार की हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर की बात करें तो क्या केस है, छड़ रूपी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, देखिए दोस्तों, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, गोलाणु कहते हैं। ठीक है, कोकी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गोल जीवाणु कहलाता है। ठीक है, देखिए एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कोकस। ठीक है, कोकस कहलाता है। ठीक है, सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। देखिए दोस्तों, सर्पिल जीवाणु को हम कहते हैं स्पाइरेलम। ठीक है, स्पाइरेलम कहते हैं। ठीक है, एक सर्पिल या कुंडलिनी जीवाणु, देखिए यह जीवाणु सर्पिल रूप में मुड़े हुए एक या अनेक घुमाव वाले, है ना, कॉर्क पेच के समान ऐंठे हुए एवं अनम्य यानी कि नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, नॉन फ्लेक्सिबल, जैसे स्पाइरेलम, स्पाइरोचेटस, कैम्पाइवेक्टर इत्यादि। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने अभी अभी विज्ञान, सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रैक्टिस सेट 7 का अध्ययन किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।